हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है मेगा क्रोकोडाइल। कहानी की शुरुआत में हम एक शिप को देखते हैं जो समुंदरों से खुद की ताकत को आजमा रहा था। उसके अंदर बैठे हुए लोग पूरी कोशिश करते हैं कि वो किसी भी तरह से बचकर यहाँ से निकल सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि अगले ही पल एक तेज हवा आती है और उनकी पूरी शिप को पलट देती है। सुबह के उजाले में जब सभी अपने आसपास देखते हैं तो वो किसी छोटे से आइलैंड के किनारे पर आ गए थे जहाँ सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही जायंट थी, मतलब बड़ी थी, जिन्हें देखकर वो काफ़ी डर जाते हैं। दरअसल ये जिस जगह पर खड़े हुए हैं उसे हेल आइलैंड कहा जाता है, यानी कि नर्क का आइलैंड। पर क्यों कहा जाता है उसे ऐसा, ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। सभी बहुत ही ज़्यादा भूखे थे, इसीलिए कुछ खाने की तलाश में लग जाते हैं। एक लड़के को कुछ अंडे दिखते हैं जिन्हें वो उठाकर खाना शुरू कर देता है, लेकिन अगले ही पल एक बहुत ही बड़ा सा क्रोकोडाइल आता है और उसके हाथ को ही उखाड़ देता है। उसके बाद कुछ और उसके साथी आते हैं जो उस लड़के को घेर लेते हैं और नोच नोच कर ख़त्म कर देते हैं। उस लड़के के सभी साथी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं कि आखिर ये कौन सी जगह आ गए। और इतने में एक प्लेन के आकार जितना विशाल क्रोकोडाइल आता है जिसके सामने वो सभी छोटे छोटे लगते हैं। वो सभी को एक ही झटके में ख़त्म कर देता है और अब बारी आती है उन इंसानों की जिन्हें वो एक बारी में खाकर ढकार भी नहीं मारता। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है बहुत ही दूर, एक ऐसी जगह जहाँ पर कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते। उनमें से एक लड़के ने बॉल को दूर फेंक दिया था, जिसे लेने के लिए जब दूसरा लड़का जाता है तब उसे वहाँ कुछ ऐसा दिखता है जिससे कि उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। सभी गाँव वाले फौरन लुहान को बुलाते हैं जो उनके कहने पर वहां पर उस जगह पर पहुंचता है जहां एक बहुत बड़ा क्रोकोडाइल पड़ा हुआ था। वो मर चुका था, इसीलिए वो उसके करीब जाकर बताता है कि ये हेल आइलैंड से आया हुआ है, इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये यहाँ तक पहुँच सकता है तो इसके साथी भी यहाँ आ सकते हैं। लेकिन किसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि हेल आइलैंड यहाँ से मीलों दूर है और सब लुहान को बेवकूफ़ भी समझते हैं क्योंकि वो 24 घंटे नशे में रहता है। नेक्स्ट सीन में हम उसको अपने ऑफिस में देखते हैं जो कि एक बोट के अंदर था। दरअसल दोस्तों, लुहान एक रिसर्चर है। ओशियन से रिलेटेड जो कुछ भी चीज़ें होती है उनके बारे में उसे अच्छी जानकारी है। अंदर जाने पर उसे वैन नाम का एक आदमी मिलता है जो उसे एक पैसे से भरा हुआ बैग देकर कहता है कि मैंने सुना है कि तुम हेल आइलैंड 2 बार जा चुके हो, इसीलिए हमें भी वहाँ लेकर चलो। लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है वहाँ पर क्या है, 3000 क्रोकोडाइल और न जाने कितने प्रकार के जीव। अगर तुमने वहाँ पर कदम भी रख दिया तो उन्हें पता चल जाएगा। इतने में पीछे से कैना बोलती है जो कि एक मल्टी मिलियनर है। वैन उसी को लुहान के पैसे लेकर आया था। वो उसे बताती है कि मेरा भाई अपनी रिसर्च टीम के साथ ओशन में था, लेकिन पिछले 3 दिनों से उसका कोई पता नहीं है। उसकी लास्ट लोकेशन हेल आइलैंड है और मैं जानती हूँ कि वो जिंदा है, इसीलिए तुम हमें वहाँ ले चलो। लेकिन लुहान कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो अभी भी जिंदा होगा क्योंकि वो जगह हमारी सोच से परे है, इसीलिए बेहतर होगा कि अपना बैग लो और यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर कैना को गुस्सा आ जाता है और उसके लोग उसे धमकाते हैं, लेकिन कैना उनसे पीछे हटने को कहती है। पर जाते जाते वो उसे उसकी पत्नी के बारे में याद दिलाते हुए जाती है जो उसी आइलैंड पर रिसर्च करने के लिए गई थी पर कभी लौटी ही नहीं, जिस बात का अफसोस आज भी उसे है। और अब वो चाहता है कि किसी और मासूम की जान ना जाए, इसीलिए वो बाहर आकर कैना से वादा करता है कि वो किसी भी तरह से उसके भाई को ढूंढने में उसका पूरा सपोर्ट करेगा। इसके बाद वो सभी प्लेन में होते हैं। लुहान के हाथ में एक मैप मौजूद था जो उन्हें आगे आने वाले रास्तों पर मदद करेगा। अब इन्हें एक एक करके प्लेन से जंप करना है क्योंकि आइलैंड पर प्लेन लैंड नहीं कर सकता, इसीलिए सभी जंप करते हैं। लेकिन लास्ट में वैन बहुत ही ज़्यादा डरता है, लेकिन फिर भी वो कूद जाता है। अब पानी में सभी किनारे से होकर ऊपर की ओर आते, जहाँ पर लुहान उन्हें समझाता है कि हमें साथ में रहना होगा और किसी भी तरह की कोई फालतू की आवाज़ें नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ वो सब कुछ हमें देखने को मिलेगा जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होगा। वो लोग अपनी बंदूक को लोड कर लेते हैं और फिर ड्रोन की मदद से उस लोकेशन को ढूंढते हैं जहाँ पर आखिरी बारी कैना का भाई था। वहाँ पहुँचने पर वो सभी हैरान थे क्योंकि चारों ओर बस खून ही खून था। कुछ अंडे भी मौजूद थे जिन्हें वैन उठाने ही वाला होता है कि इतने में लुहान आकर उसे रोकता है। उधर कैना को एक सुराग मिलता है, उसे अपने भाई की बोट मिल जाती है जिसे वो कंफर्म हो जाती है कि वो सभी यहीं पर आए। वो उसे आवाज़ भी लगाती है, लेकिन ऐसे तो वो नहीं मिलेगा, उन्हें जंगल में जाना ही पड़ेगा जहाँ शायद कुछ और भी मिल सकता है। इतने में एक इंसान उन्हें बताता है कि उसे जंगल में एक कपड़ा मिला है जो शायद उन्हीं लोगों का हो सकता है
उसके थोड़ी दूर आगे जाकर उन्हें एक केव भी मिलती है। सभी वहां पहुंचते हैं और उस केव के अंदर दाखिल होते हैं, पर वहां बहुत ही अंधेरा होता है, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ अजीब सी बदबू भी आ रही थी, न जाने किस चीज की थी। और इतने में केना के सामने एक लाश आकर गिरती है, जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। लुहान आकर बताता है कि इसकी मौत खून बहने की वजह से हुई है, पर इतने में उसके अंदर से एक लीच बाहर आना शुरू हो जाती है, जिसको देखकर वो हैरान हो जाता है। इसी पल उसकी नज़र ऊपर पड़ती है और वो देखता है कि वो असल में जिस गुफा में है वो पूरी लीचेस से भरी हुई है। सभी फौरन बाहर आते हैं और खुद के कपड़े उतार कर उन लीचेस को बाहर निकालते हैं। केना के तो हाथ के अंदर भी एक लीच घुस गई थी, जिसे लुहान बड़ी समझदारी से बाहर निकालता है। इस चीज़ को देखकर केना भी हैरान थी, लेकिन वैन इन सब से बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि उसका अरमानी का कोट फट गया था। अब इस चक्कर में पानी में वो गिर जाता है और तभी उसकी नज़र एक फुटप्रिंट पर पड़ती है, जो बहुत ही विशाल था। सभी को लगता है कि शायद ये डायनासोर का होगा, लेकिन लुहान कहता है कि इस आइलैंड पर वो एग्जिस्ट ही नहीं करते और ना ही इस पृथ्वी पर। तो आखिर ये निशान किसका हो सकता है? ज़रूर ये किसी म्यूटेंट क्रोकोडाइल का फुटप्रिंट है, जो यहीं कहीं आसपास ही है। अब 2 घंटे में अंधेरा भी हो जाता है, इसीलिए बेहतर है कि जितनी जल्दी हो सके हमें किसी सेफ जगह पर जाकर शेल्टर बनाना होगा, ताकि रात आसानी से कट सके, क्योंकि ऐसी जगहों पर रात भी सबसे खतरनाक होती है। इसीलिए सभी चलना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दूरी पर लुहान कुछ जली हुई लकड़ियां मिलती हैं। पास में ही एक पड़ा हुआ वॉलेट भी, जिसके अंदर शॉन्ग की फोटो थी, जो कि केना का भाई होता है। वो उसकी फोटो को देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाती है, लेकिन तभी उन्हें वहां पर किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो उसका पीछा करते हैं तो उन्हें एक बंदा दिखाई देता है, जो क्रोकोडाइल से खुद को बचा रहा था। वो ये देखकर फौरन उनकी जान बचाते हैं और उसे ऊपर खींच लेती है। केना उसे पूछती है क्या वो उसके भाई की टीम में था और उसकी टीम वाले कहाँ हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ जवाब दे पाता, वो इंसान बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद अंधेरा हो जाता है। सभी लोग शेल्टर बनाकर बैठे होते। लुहान और केना भी साथ में ही थे। इतने में उस बंदे को होश आ जाता है। वो अपना नाम नेथन बताता है। उसे शॉन्ग के बारे में कुछ भी नहीं पता था और ना ही टीम के बारे में। अब किसी तरह से ये कठिन रात बीतती है। अगली सुबह वो सभी फिर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एक बंदे को कोई चीज खींच लेती है। लुहान फौरन चौकन्ना हो जाता है। दरअसल ये मैन ईटिंग प्लांट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो उस आदमी को खाने ही वाले होते हैं कि लुहान सभी को काट देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। अब देख सकते हैं आपके इस जंगल में कितने खतरनाक चीजें हैं। वो उन्हें काफी चौंकाने वाली बात भी बताता है कि ये प्लांट तो अमेज़न के जंगलों में पाए जाते हैं, लेकिन इनका यहाँ होना काफी हैरान कर देने वाली बात है। उधर वैन जब चीजों को एक्सप्लोर कर रहा होता है तो तभी उसे एक पेड़ पर किसी इंसान का कटा हुआ सर दिखता है। उसे देखकर वो चिल्लाने लगता है और सभी फौरन उसके पास आते हैं। वहां के मंजर को देखकर वो तो पूरी तरह से हिल जाते हैं, क्योंकि उस जगह पर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी, जिन्हें चेक करने पर पता लगता है कि ये शॉन्ग की टीम नहीं है और ना ही इन्हें इस प्लांट ने मारा है, बल्कि वहां कुछ फुटप्रिंट देखकर पता लग रहा था कि ये काम उसी एक क्रोकोडाइल का है, जो तकरीबन 70 फुट का होगा। और उसकी इस बात को सुनकर सभी की सांस अटक जाती है। अगर वो उनका सामना आ गया, क्योंकि अगर वो उनके सामने आ गया तो इनका क्या हश्र होगा कोई नहीं जानता। स्टीव तो वापस जाने की बात करना शुरू कर देता है। उधर लुहान भी केना से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा भाई अभी जिंदा होगा। ऐसी जगह पर ज्यादा दिन सरवाइव कर पाना असंभव है, लेकिन केना को अभी भी यकीन है कि उसका भाई जिंदा है। इसीलिए वो किसी भी हाल में उसे ढूंढ कर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अकेले ही आगे जाने लगती है तो सभी उसके पीछे पीछे जाते हैं और अंत में जाकर वो एक बॉक्स जैसी चीज के आगे रुक जाते हैं। लुहान कहता है कि यहाँ पर कोई लैब क्यों बनाएगा, क्योंकि वो जगह किसी लैब जैसी ही लग रही थी। वो अंदर जाने को कहता है, लेकिन केना वैन और स्टीव को वहां रुकने को बोलता है और खुद नेथन और जॉन के साथ अंदर जाता है। एंटर करने पर उन्हें चारों ओर बस खून और निशान ही दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ पर किसी तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया हो, जिसके लिए ये लैब बनाया गया था। एक जगह पर नेथन को कुछ सुनाई देता है तो सभी को बुलाता है। दरअसल वहाँ एक लड़की थी जो बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। जॉन उसके करीब जाता है तो देखता है कि वो तो मर चुकी है, तो आखिर आवाज कहाँ से आ रही थी। लेकिन वो उसके अंदर कुछ बग्स को देखता है जो उसकी आवाज निकाल रहे थे, जिनमें से एक बग्स उसके अंदर भी घुस जाता है और वो इन्फेक्टेड हो जाता है। वो अपने दोनों साथियों को वहां से जाने को कहता है और खुद एक बम से उड़ा लेता है, ताकि वो इन्फेक्टेड वायरस दूसरों तक ना फैल जाए। अब बाहर हम उन लोगों को देखते हैं जिन्हें किसी और के पैरों की आवाज आ रही थी। जब एक आदमी चेक करने के लिए जाता है तो वहां वही म्यूटेंट क्रोकोडाइल था,
जो उस बंदे को कच्चा ही निकल जाता है। वो इतना विशाल होता है कि सभी की रूह कांप जाती है और खुद की जान बचाने के लिए सभी लोग यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। वहाँ अंदर अब बचे हुए 2 लोगों को लैब के अंदर मेन एरिया मिलता है, जहाँ पर एक बड़ी सी क्रोकोडाइल के प्रोजेक्ट को देखते हैं। लुहान नेथन को दूसरी ओर जाने को कहता है और खुद दूसरी ओर जाता है, जहाँ पर उसे कुछ फोटोग्राफ मिलते हैं, जिसमें एक को देखकर वो हैरान था। वहीं नेथन को एक कैमरा मिलता है जिसमें एक साइंटिस्ट की रिकॉर्डिंग थी, जो किसी एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती है कि वो फेल हो चुका है। उन्होंने उसको डेमन बना दिया है, अब वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। नेथन अब और अंदर जाता है और वहीं लगी स्क्रीन पर कुछ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। वो पहले तो सारा डेटा को डिलीट कर देता है और फिर जो बचा हुआ है उन्हें कॉपी करना शुरू करता है। इतने में पीछे से लुहान आकर उसे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। वो उसे एक फोटो दिखाता है। तब नेथन बताता है कि वो उस एक्सपेरिमेंट का इन्वेस्टर है और कहता है कि मैंने इस जगह को बनाया है क्योंकि हम लोग क्रोकोडाइल के प्रोटीन से एक ऐसी एंटीबायोटिक बनाने वाले थे जो ह्यूमन के कैंसर को ठीक कर सके। पर जब मेरा कॉन्टैक्ट इस जगह से टूट गया तो मैं यहाँ पर अपने प्लेन से आने का सोचा, लेकिन वो भी बीच में क्रैश हो गया और फिर उन लोगों ने उसे ढूंढा। वो लुहान को कहता है कि चलो हम दोनों मिलकर उस म्यूटेंट को ढूंढे, लेकिन लुहान को उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते, इसीलिए वो उसे पुलिस के हवाले करने को कहता है। पर नेथन कहाँ इतनी जल्दी हार मानने वाला था। वो उस पर हमला करता और इसी मारपीट में नेथन के हाथ एक डैड बंदूक लग जाती है, जो वो लुहान के ऊपर शूट कर देता है, जिससे कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। बाहर हम तीनों को देखते हैं जो कि छुपे हुए हैं। उनके ऊपर से वो क्रोकोडाइल आगे निकल जाता है, लेकिन स्टीव खुद को बचाने के चक्कर में वैन के पैर पर शूट कर देता है, जिससे वो क्रोकोडाइल उसके पास आता है और वो खुद की जान बचाकर भाग जाता है। इधर केना जैसे तैसे करके वैन को खींचकर पेड़ के पास लाती है, लेकिन इतने में वो भी वहां आ जाता है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो अपनी आखिरी समय में गॉड को याद करने लगती है। पर इतने में कोई वहां पर आकर एक जड़ी बूटी वाला स्मोक कर देता है, जिससे कि वो क्रोकोडाइल वहां से भाग जाता है। जब धुआं वहां से हटता है तो वो देखती है कि वहां कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा भाई है, जिसको देखकर केना बहुत ही ज्यादा खुश होती है। लेकिन इतने में वहां पर नेथन आ जाता है, जो उन्हें बंदूक के इशारे पर धमकाने लगता है और एक जाल में बंद कर देता है। उसके बाद उन्हें किनारे पेड़ से लटका देता है और खुद बैठ जाता है। अब जैसे ही क्रोकोडाइल आएगा वो उसे डांट मारकर बेहोश कर देगा। कुछ देर बाद वो आ भी जाता है। वो अपने प्लान में कामयाब भी होता है, लेकिन दोस्तों वो डांट का असर ज्यादा देर तक नहीं टिकता। जब उसका ब्लड सैंपल वो ले रहा होता है तभी वो होश में आ जाता है और उसे उठाकर एक पेड़ की टहनी के ऊपर फेंक देता है, जो उसके आर पार हो जाती है और अब वो अपने अगले शिकार की तरफ बढ़ना शुरू करता है। लेकिन तभी वहां लुहान आता है, लेकिन तब तक उस क्रोकोडाइल ने केना को पकड़ लिया था और वो उसे लेकर पानी के अंदर चला जाता है। डैनी उसे रोकने के लिए पीछे भागता है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसा करना खुद की मौत को दावत देने के बराबर है। इतने में नेथन लुहान से कहता है कि तुम्हें अब उसे मानना होगा, क्योंकि वो शैतान बन चुका है सिर्फ मेरी गलती की वजह से। ये कहकर वो भी मारा जाता है। वहीं हम केना को देखते हैं, जी हाँ दोस्तों, जिसको होश आ चुका है और वो अभी भी जिंदा है और क्रोकोडाइल की नेस्ट में है, जहां वो अपने शिकार को रखता है। वहां उसे स्मिथ की लाश मिलती है, जिसके रेडियो से वो अपने लोगों से कांटेक्ट करती है और उन्हें बताती है कि वो एक केव में है, लेकिन बाहर नहीं आ सकती। इतने में वहां पर वो क्रोकोडाइल आ जाए तो वो मरा हुआ होने का नाटक करती है। उधर लुहान उन 3 केव्स के बारे में बताता है जिसमें केना की होने की आशंका हो सकती है। वहां जाने से पहले वो उसी लैब में जाते हैं और कुछ जरूरत के सामान को इकट्ठा करने लगते हैं, जिसमें कुछ पेट्रोल कैन भी होते हैं। फिर वो वहीं रखी एक बोट से उस केव के पास पहुंचते हैं और प्लान के मुताबिक लुहान बाहर खड़े होकर आवाज करेगा, जिससे कि वो क्रोकोडाइल जाग जाए और उसके पीछे से डैनी केना को ले आएगा। उसका प्लान कामयाब होता है, लेकिन वो लुहान के साथ साथ उन दोनों के पीछे भी लग जाता है। पर समय रहते वो सभी उस केव से बाहर आ जाते हैं और उस बोट से निकल जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनकी जान बच गई, पर दोस्तों ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो क्रोकोडाइल अब फिर से उनके पीछे पड़ चुका था, जो चीज लुहान देख लेता है। वो फौरन सभी को कूदने को कहता है, क्योंकि पानी तो उसका घर है, उन्हें जमीन पर आना होगा जैसी भी करके। उन्हें कूदने के बाद वो उस पूरी बोट को खत्म कर देता है, लेकिन लुहान ने एक प्लान बनाया। वो यहाँ से सीधा एक हिल पर जाता है, जहाँ पर उन्होंने पहले से पेट्रोल कैन बिछा रखे थे। वो उस डेमन का इंतजार करते हैं और जैसे ही वो आता है साइड हो जाता है, जिसकी वजह से वो उस कैन के साथ ही उस खाई में गिर जाता है और फिर ऊपर से लुहान एक ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे तेज धमाका होता है और फिर जलकर वो मारा जाता है। उसे जलता हुआ देखकर सभी को शांति मिलती है, लेकिन रुकिए, अभी वो मरा नहीं है। वो केना को खींच लेता और उस क्रोकोडाइल का पूरी बॉडी जल रही थी, लेकिन फिर भी अभी उसके अंदर जान बाकी थी,
ये देखकर सभी उसके ऊपर शूट करते हैं और देन फाइनली वो जाकर पूरी तरह से ख़त्म होता है। उसके बाद लुहान रेडियो से कांटेक्ट करता है और उनकी मदद के लिए वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो नेचर है और उसमें रहने वाले पशु पक्षियाँ हैं उनसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आज के समय में हम देख पा रहे हैं कि पेड़ काटने से क्या हो रहा है। दोस्तों, आपके शहर में गर्मी का कितना तापमान है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।